हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को 2023 का मॉडल पेपर यूपीएमएसपी ने लॉन्च किया है, उसका पूरा का पूरा हिंदी का हम लोग पूरा का पूरा फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं। पूरा का पूरा यहाँ पे एक एक क्वेश्चन हमने डिटेल में यहाँ पे बताया। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है। अब पूरा फुल इस सोल्यूशन को आप नोट कर लो और एक भी क्वेश्चन हमने इसमें छोड़ा नहीं है, पूरा का पूरा मैं सोल्यूशन कराया हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर एक मॉडल पेपर को मैं सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले तो मैं इसमें निर्देश पढ़ के सुना देता हूँ थोड़ा सा बस। 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों का समय है। पूर्णांक आप लोगों का 70 नंबर का है। कह रहा है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो पेपर मिलेगा उसको 15 मिनट आप पढ़ सकते हो पूरा। कह रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंड अ और ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र खंड जो अ है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले तथा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। जो आप लोगों का खंड अ में आएगा ना, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, जिसे ओएमआर शीट पर नीले तथा काले बॉल पॉइंट से आप लोगों को रंगना है। इसके बाद है कि वो विकल्पीय प्रश्न प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित, मतलब एक क्वेश्चन सही कर देते हो तो 1 नंबर मिल जाएगा। कह रहा है कि जो प्रश्न पत्र खंड अ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है। वो विकल्पीय प्रश्न जो 20 नंबर का आएंगे उसको 1 घंटे में करना है आप लोगों को, और जो 50 नंबर का आएंगे उसको 2 घंटा में। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा में ही करोगे, आपका मन 20 मिनट में करके चाहे 10 मिनट में करके पूरा का पूरा समय आप उसमें दे दो, लिखित वाला में। फिर कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं, मतलब जो प्रश्न उसके सामने उसका अंक दिया रहेगा कि कितने नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ से चीजें स्टार्ट होती है, एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझना और अच्छे से लिखना। मैं यहाँ पे आंसर आप लोगों का इस वाले पेज पे आंसर तैयार कराता रहूंगा। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न सुनो। पहला प्रश्न क्या है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग की शुक्लांतर युग? तो देखो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे आंसर बनाता हूँ। ठीक है, आंसर शीट यहाँ पे आप नोट कर लेना। ठीक है, तो पहले का जो है वो आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तीसरा, मतलब कि शुक्ल युग। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? शुक्ल युग के लेखक है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन आप देख लो। मैं इसको साइड कर लेता हूँ, जब आंसर बताना होगा तब यहाँ पे उसको लेके आऊंगा। दूसरा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध की, कविता की, नाटक की, कहानी की? बताओ क्या है राइट आंसर। तो देखो चिंतामणि जो है किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है, मतलब दूसरे का पहले सही है। तो यहाँ पे आप आराम से दूसरे का पहला सही है। आपके पास ओ एम आर शीट मिलेगा, दूसरे के पहले में जाके उसको रंग दीजिएगा। ठीक है, चलो तीसरा है कि गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, हरिकृष्ण प्रेमी जी? बताइए, बहुत ही राइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। तो गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। और क्या? तीसरे का पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि तीसरे का पहला जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 प्रश्न हो गया। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो चौथा प्रश्न क्या है कि शुक्ल युग की समयावधि है। कह रहा है कि शुक्ल युग की समयावधि कितनी होती है? 1936, 1943, 1900, 1900, 1938, 1900 से 1938 को उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। बहुत प्यारा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसका जो है शुक्ल युग की समय अवधि 1900, 1900, 1938 मानी जाती है, इसलिए चौथे का जो है ना दूसरा आंसर हो जाएगा। मैं आंसर शीट तैयार कर देता हूँ। चौथे का दूसरा जाके आप लोगों को रख देना है अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यह है कि नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की, आत्मकथा विधा की, साक्षात्कार व्यवहार्यता की, रेखा चित्र? बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए नीट का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा विधा की रचना है, मतलब 5वें का दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। मैं आंसर शीट तैयार कर देता हूँ। 5वें का दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ। अगला प्रश्न नंबर 6 क्या है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग कि छायावादी युग? बताओ प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग, मतलब 6 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग
6 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न नंबर देख लो 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 दिख रहा होगा आप लोगों को कि मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की, हरिवंश राय बच्चन की, कि सुमित्रानंद पंत को? बताओ मधुशाला किसकी रचना है। बहुत प्यारा प्रश्न है। देखो मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो सातवें का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, सातवें का तीसरा, तो ये हो जाएगा सातवें का तीसरा। ठीक, चलो अगला प्रश्न देख लो 8वां। कह रहा है कि भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, कि महादेवी वर्मा की? बताओ क्या है राइट आंसर। भारत भारती किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मतलब आठवें का दूसरा जो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, आठवें का दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखो दिख रहा है। प्रश्न नंबर 9 है कि आधुनिक काल कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक, 1643 ईस्वी से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। तो देखो आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, सन 1843 से अब तक हम लोग क्या मानते हैं? आधुनिक काल मानते हैं। तो 9 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 9 का जो है ए राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न नंबर 10वां दिख रहा है आप लोगों को। मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम जो है वो किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल? बताओ क्या होगा राइट आंसर 10वें का। ठीक है, तो 10वें का हो जाएगा रीति काल। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो रीति काल युग के कवि हैं। 10वें का क्या हो जाएगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ आंसर बनाता हूँ। ये हो जाएगा 10वें का चौथा और राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देख लो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक की रति, की हास, की निर्वेद? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। 11 का क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बना देते हैं, लिखेंगे 11 का हो गया तीसरा। ठीक है, चलो आगे देखो अगला प्रश्न है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपयुक्त में मतलब ये जो पंक्ति है उसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार? बताओ क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। तो देखो इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, मतलब 12 का दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो आंसर शीट बना लेते हैं, 12 का दूसरा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। 13वां प्रश्न क्या है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4 की 5? क्या होगा राइट आंसर अगर आपको मालूम है तो बताओ। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। तो 13 का तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर शीट बना लेते हैं यहाँ पे। 13 का तीसरा जाके आप लोगों को रख देना है। चलो 13वां हो गया। 14वां क्वेश्चन देखिए। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग? वी का, मान का, अक का, की आ का? बताओ क्या है राइट आंसर। तो आकर्षण में क्या आ रहा है आगे? आ रहा है। तो आ मतलब चौथा। 14 का चौथा जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे 14 का 4 जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। कह रहा है कि प्रत्येक के कितने भेद हैं? अरे प्रत्येक के कितने भेद हैं, सॉरी। तो प्रत्येक के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 6 के 3? तो प्रत्येक के कितने भेद होते हैं? कमेंट करके बताओ अगर मालूम है आंसर तो। तो प्रत्येक के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। तो 15 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर शीट बना देते हैं यहाँ पे। 15 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देख लो 16वां। पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास? देखिए पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो देखिए कर्मधारय समास है। कौन सा? तो 16 का पहला। हालांकि बोर्ड ने आपको द्वंद्व समास और द्विगु समास पढ़ने के लिए दिया है, लेकिन इसमें दे दिया कर्मधारय समास। थोड़ा सा मिस्टेक किया है बोर्ड ने। तो पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। मतलब 16 का पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 16 का पहला राइट आंसर।
इसके बाद 17 देखते हैं। 17वां प्रश्न यह है, आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का तत्सम रूप क्या होता है? अछू की अंशु। ठीक है, ये 17वां प्रश्न है। ठीक है, कुछ ऑप्शन, दो ऑप्शन पीछे भी हैं, तो हालांकि इसी में से काम बन जाएगा। आंसू का तत्सम रूप अछू होता है, तो डायरेक्ट हम लोग यही लिख देंगे। तो 17 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, 17 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? करा कि यड़ संधि का सूत्र है। यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? आदि गुण की अक सर्वेण दीर्घ की इको इको एड़ची की वृद्धि रेची। बताओ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18 है। बताओ, यड़ संधि का सूत्र होता है इको एड़ची, मतलब 18 का तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बना देता हूँ, 18 का तीसरा राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? कह रहा है कि फलस से शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तो देखो, फलस से शब्द का वचन विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा कि सप्तमी विभक्ति द्विवचन होगा कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन की चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का? तो इसका हो जाएगा पहला, षष्ठी विभक्ति एक वचन। 19 का हो जाएगा पहला। तो 19 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहला हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद 20वां देख लेते हैं। 20वां है, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। तो अपठत धातु का वचन एवं रूप होता है द्विवचन प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन की, उत्तम पुरुष बहुवचन की, मध्यम पुरुष आपका द्विवचन। तो देखो, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष होता है प्रथम पुरुष एक वचन, मतलब 20वें का 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। बना देते हैं आंसर यहाँ पे 20वें का 2। तो देखो यहाँ पे 20वें का हो जाएगा 2। बहुविकल्पीय प्रश्न हमने पूरा का पूरा सोल्यूशन आप लोगों को करा दिया, मतलब खंड अ वाला 20 नंबर क्लियर। अब खंड हम लोग चलेंगे ब पे, जिसमें आप लोगों का 50 नंबर का लिखित प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। देखो पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, 2 गद्यांश दिया है। पहला गद्यांश है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये आपका एक दिया है गद्यांश। ठीक है, तो अगर ये आपको गद्यांश आ रहा है तो ठीक है, इसी को कर लो, अन्यथा पीछे भी एक गद्यांश दिया है, मतलब 2 गद्यांश देता है, दोनों में से कोई एक ही करना होता है, 6 नंबर मिल जाएगा। तो चलो पीछे वाला भी दिखा देता हूँ। देखो अथवा करके दिया है ना कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा ना रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो या तो पहला वाला कर लीजिए या तो दूसरा वाला कर लीजिए। तो हम लोग इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, हे भगवान, ये अच्छा भी है। ठीक है, इसका हम लोग कर रहे हैं, 6 नंबर मिल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे बस एक इतना अंडरलाइन दिया है। अब एग्जामिनर में क्या होता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, ये ऊपर भी अंडरलाइन दे देता है, कभी कभी नीचे भी दे देता है। तो हम लोग पूरा देखने वाले हैं। ये तो हमको बस एक दे दिया ना, लेकिन इसका हम लोग आंसर पूरा देखेंगे। ठीक है, इसका आंसर हम लोग पूरा देखेंगे। तो पूरा में आप लोगों को ये पूरा आप लोग नोट कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पूरा का पूरा आंसर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की भाव स्पष्ट कीजिए, और ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये सारे लोग सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। अब मैं खुद लिख के लेके आया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ, यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, देखिए मैं खुद अपने हाथों से लिख के लेके आया हूँ इसको कि ये भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। देखिए एग्जाम में सबसे ज्यादा नीचे वाला अंडरलाइन देता है, ऊपर वाला देता है। हालांकि मॉडल पेपर में बीच वाला दिया है ना, लेकिन समझ लीजिए कि ऊपर वाला नीचे वाला सबसे ज्यादातर देता है। हालांकि हम पूरा ही देख लेंगे इसकी व्याख्या। और इसमें देखिए प्रश्न क्या क्या पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। पहले तो गद्यांश का संदर्भ जो कि उसमें भी पूछा था, और रेखांकित अंशों की व्याख्या। फिर देखिए 100 में 2 पॉइंट, ये सबसे ज्यादातर पूछता है। देखिए, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? अभी पूछा था हमसे। गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो ये पूरा हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। पूरा एक गद्यांश ही आपका पूरा का पूरा तैयार करा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संदर्भ। देखो संदर्भ कैसे लिखा जाता है, इसको आप नोट करो। ठीक है, देखो संदर्भ में पहले आप हेडिंग डालोगे संदर्भ। ठीक है, हेडिंग के नीचे आप जितना अंडरलाइन कर दोगे उतना ही अच्छा है।
लिखोगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता कहा ममता नामक कहानी के नामक कहानी से अवतरित है। और इसके लेखक ख्यावादी युग के प्रवर्तक कौन है? श्री जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से अवतरित है। और इसके रचयिता कौन है? श्री जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, इसके लेखक कौन है? श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो देखो संदर्भ में बस इतना ही पॉइंट लिखना है, पूरा का पूरा आप लोगों को 2 नंबर आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तो देखिए ये पहला रेखांकित है और ये दूसरा है, तो सबका अलग अलग देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। अब पढ़ेंगे यहाँ पे कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रभ हो गई और वह आश्चर्य प्रकट कहती हुई अपने पिता से कहती है कि मतलब आश्चर्य जो चकित प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा ही दुस्साहस किया है। ठीक है, बस ये पहले रेखांकित अंश की व्याख्या है। दूसरा यहां से यहां तक इसकी व्याख्या देखेंगे कि फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि थाल में रखे हुए सुवर्ण के सिक्के, ठीक है, मतलब सोने के सिक्के, जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से उत्कोच घूस के रूप में स्वीकार किए थे, उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। अब ममता का मानना था कि जो विधर्मियों से लिया गया घूस का धन विपत्ति का साधक होता है। ठीक है, ये आप लोगों का दूसरे रेखांकित अंश की व्याख्या है। इसके बाद उसमें और हमसे प्रश्न पूछा था में पहला कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो हम लोग लिखेंगे पहला का पहला अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच मतलब घूस के रूप में मिले गए सुवर्ण के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा था इसमें कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के लिए विरुद्ध बताया गया है। तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता के द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, पूरा का पूरा हमने डिटेल में आप लोगों को बता दिया। ठीक है, चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि इसका नहीं बताए हैं कि परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा। उसका कहने का मतलब ये चीज कि वो कह रही है कि क्या पिताजी घूस लेने की क्या जरूरत है, आप घूस ना लेते हैं तो हम लोग खाए बिने मर थोड़ी जाते। कोई ऐसा हिंदू हमारे भूमि पे नहीं बचा है कि जो हमें भिक्षा दे पाए। ठीक है, वो ये कहना चाह रही है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं मतलब इसका भी हमने गद्यांश बता दिया, इसका भी अर्थ हमने बता दिया, ऊपर वाला की भी हमने जस्ट बताया, नीचे वाला की बता दिया, पूरा ही पूरा बता दिया। कहीं से क्वेश्चन देगा तो आप आसानी से कर डालोगे। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर दूसरा, ये भी 6 नंबर के लिए है। अब ये पद्यांश आ गया, तो पद्यांश भी 2 देता है। देखिए पहला दिया है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी ले, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ही पाई। अब इसमें आप लोगों को संदर्भ रेखांकित की व्याख्या उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है यह बताना है। ठीक है, या तो आप यह कर सकते हो, सुनि सुंदर बहन सुधारा साने सानी है, जानकी जनी भले तिरछे करी नैन तिन्हे समुझाई, कछु मुस्काई चली तुलसी ते ही, अवसर से ही रावे अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनु मंजल कंज कली। तो हालांकि हम लोग पहला देखने वाले हैं। ठीक है, इस पद्यांश का पूरा हम लोग करने वाले हैं, 6 नंबर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलो, तो ये पूरा आप नोट कर लो, चरण कमल बद्धो हरिराई। हालांकि इसमें इतना अंडरलाइन किया ना, हम पूरा का पूरा ही बताऊंगा आप लोगों को, कि ताकि कहीं से भी पूछे तो पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिल सके। ठीक है, चलो अब इसको मैं साइड कर लेता हूं, जो अपने हाथ से मैं लिख के लेके आऊं उसको मैं दिखाता हूं। देखो यही था ना, चरण कमल बंधु हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग गुनी पुणे बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, असुरदास स्वामी के उड़ान में बार बार बंदो ही पाई। अब ध्यान से नोट करना इसको। देखो
इसमें इतना प्रश्न दिया है, 4 प्रश्न, उसमें 3 ही प्रश्न दिया था। पहला, प्रस्तुत गद्यांश के संदर्भ हिंदी में हिंदी व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। मतलब संदर्भ के साथ साथ काव्य संदर्भ भी लिखना है हम लोगों को। इसमें क्या, कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। फिर सूरदास जी स्वामी में कौन सा अलंकार है, ठीक है। फिर चरण शब्दों के तत्सम रूप बताइए, ठीक है। चरण शब्द, ठीक है, इनके हम लोग तत्सम रूप बताना है चरण चरण का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे इसका, उसमें भी संदर्भ लिखने के लिए ही दिया था, हालांकि इसमें प्रसंग भी लिखेंगे हम लोग ताकि पूरा डिटेल में पढ़ें, कोई दिक्कत ना हो। कह रहा है कि संदर्भ में यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सुरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित शीर्षक से अवतरित है, ठीक है। प्रसंग में लिखें, देखिए तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। मतलब इसमें जो भी बात होगी तो उसमें सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना किया है, ठीक है। चलिए अब व्याख्या की बात आती है। देखो व्याख्या कैसे लिखेंगे इसका, लिखेंगे कि भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, इन चरणों का प्रभाव बहुत ही व्यापक है। इनकी कृपया हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांग लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, ठीक है, और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपया हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों को मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो देखो कितना अच्छा से व्याख्या किया उन्होंने कि श्री कृष्ण का अगर उनकी कृपया हो जाए तो समझ लीजिए कि लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांग लेता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, ठीक है। और इन चरणों के अनोखे के प्रभाव के कारण अगर 12 व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है और कोई दरिद्र व्यक्ति है, बेकार व्यक्ति है और उस पे कृष्ण की अगर चरणों की कृपया हो जाए तो वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है, ठीक है। यही उनके चरणों की व्याख्या किया है सूरदास जी ने, ठीक है। चलो काव्यगत संदर्भ लिखना है। देखो काव्यगत संदर्भ कैसे लिखेंगे, पहला, श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है। कवि का भक्ति भाव जो अनुकरणीय है। भाषा, साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है इसमें। छंद, ठीक है, गेय पद का छंद का प्रयोग किया गया है। रस, भक्ति रस। शब्द शक्ति में लक्षणा, गुड़, प्रसाद गुड़ का प्रयोग किया गया। अलंकार पूछा था ना, तो अलंकार में देखो चरण कमल में रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश तथा अन्यंत्र अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, दोनों अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसमें भी हमसे पूछा था मॉडल पेपर में भी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। और देखो यहाँ पे हमने एक चीज और इसमें इंक्लूड किया था, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो इतना हो गया, इतना से अधिक नहीं पूछेगा समझ लो कि, ठीक है। और मॉडल पेपर में भी देख लो क्या पूछा था इसमें, हमने सब कुछ बता रखा है, यही ना पूछा था, इतना दिया था। हालांकि बस इतना का पूछा था कि बहिरो सुनो गूंग बोलने लगे, मतलब उनके चरण पढ़ने पे बहिरा व्यक्ति बोलने लगता है, बहिरा व्यक्ति को सुनाई देने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, ठीक है। और क्या, रंग चले सिर छत्र धराई, कोई दृक व्यक्ति है, ठीक है, जो हमने बताया था आप लोगों को, उनपे अगर श्री कृष्ण के चरणों का पड़ जाए तो समझ लो कि वह राज छत्र धारण कर लेता है, ठीक है। इस चीज हमने बताया था आप लोगों को, तो पूरा का पूरा क्लियर तो कर दिया हमने, ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये 6 नंबर आप लोगों का बिल्कुल तैयार हो गया है। दूसरा प्रश्न वाला भी हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखते हैं वो क्या दिया है। देखो तीसरा जो प्रश्न है 5 नंबर के लिए पूछा गया। तीसरा प्रश्न कितने नंबर के लिए, 5 नंबर के। क्या बोला है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 गद्यांश दिया हुआ है आप लोगों का संस्कृत का, और दोनों में से कोई एक करोगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। हालांकि हम लोग ऊपर वाला करेंगे, ठीक है। एक बार ध्यान से पढ़ लो, यही करने वाले हैं। एक बार मैं जूम करके पूरा पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा चेत केंद्रम अस्ति ईत एवं संस्कृत वणमस्य संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रस्थित मुगल युवराज दारासिको आत्रागत्य भारतीय दर्शन
शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सत्यसा ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसीय भाषायाम कारिता। ठीक है, देख लो ये आप लोगों का पूरा दिया है। मैं इसको लिख के भी लेकर आया हूं, देख लो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे छोटा करता हूँ। ये मैं लिख के भी लेकर आया हूँ, सेम वही है ना आप लोगों का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने ये सब लिखा है, पढ़ाया भी था हमने, हालांकि सोल्यूशन करा रहा हूँ भाई, बताना पड़ेगा पूरा साथ में। तो इसको हटा देता हूँ मैं, अब इसका काम खत्म है। ठीक है, देखिए संदर्भ इसका लिखना पड़ता है, प्रसंग इसका अनुवाद। संदर्भ कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठक से क्या है, उद्धृत है। ठीक है, वाराणसी पाठ से उद्धृत है, और ये आपका संदर्भ। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रसंग, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। इतना छोटा छोटा, 5 नंबर फ्री में ले जाओगे। प्रसंग भी हो गया। अनुवाद में कह रहा है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्रमस्ती है, यहीं से संस्कृत और साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, और वह अनेक ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, देखो कितना सिंपल है, अब पूरा का पूरा आपने कर दिया, अनुवाद भी कर दिया, प्रसंग संदर्भ, पूरा का पूरा 5 नंबर आपको मिल गया, समझ लो। ठीक है, इतना छोटा सा था, क्लियर हो गया। 5 नंबर आपने इसको भी क्लियर कर लिया, तो प्रश्न नंबर तीसरा भी हो गया। अब प्रश्न नंबर चौथा देखो क्या है कि दिए गए संस्कृत का पद्यांश, वो संस्कृत का तो आपका गद्यांश था, अब ये संस्कृत का पद्यांश, ये भी 5 नंबर का, इसको भी फ्री में ले जाओगे। ठीक है, कह रहा है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो 2 दिया है यहाँ पे। एठ मानवा हित्वा प्रभौति क्रोध हित्वा न सोचती अकायम हित्वा अर्थान भवति लोको वित्वा सुखी भवेत। तो ये नहीं करेंगे हम लोग, ये वाला करेंगे कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःख भागो भवेत्। इसको करेंगे, 5 नंबर ले जाएंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या पूछा है इसका, संदर्भ और हिंदी में अनुवाद पूछा है ना। चलो तुरंत कर देते हैं भाई, करना क्या है इसमें। चलो देखो, संदर्भ लिखो इसका। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। ठीक है, प्रसंग इसका होगा कि प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों के मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, उनके श्लोक भारतीयों के मूल भावना पर श्लोक डाला गया है। ठीक है, तब प्रकाश डाला गया है। अनुवाद देखो कितना छोटा अनुवाद है कि सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, मतलब सब सुखी हो, किसी को रोग न हो, सब कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो अर्थात कोई भी दुख का भागी न हो, चाहे न बने। बस देखो 5 नंबर फ्री में उठा लिया आपने, 5 नंबर आपका क्या हो गया, फ्री में आपने गेन कर लिया। ठीक है, 5 नंबर आपने फ्री में उठा लिया। तो देखो कितने ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं, पूरा का पूरा मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ आप लोगों को, एक भी प्रश्न छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद आ गया आप लोगों का कि मुक्ति दूत, मतलब खंड काव्य। तो अपने भाई देखो, इसको मैं नहीं करा सकता हूँ, इसलिए नहीं करा सकता हूँ क्योंकि सबके डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग आता है। किसी की डिस्ट्रिक्ट में मुक्ति दूत करना है, किसी के डिस्ट्रिक्ट में ज्योति जवाहर वाला करना है, किसी के डिस्ट्रिक्ट में मेवाड़ मुकुट करना है। तो क्वेश्चन बैंक में जाना, वहां पे देखना आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम जो शो होगा, उसमें जो आपको याद करने के लिए देता है वही याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे अग्र पूजा भी आता है, जय सुभाष आता है, मातृभूमि आता है, कर्ण आता है, कर्मवीर आता है, तुमूल आता है। तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट का होगा याद कर लेना। आगे देखो, अगला जीवन परिचय भाई, इसको मुझे क्या करना, आप लोग को रट जाना है। ठीक है, हालांकि अपने वीडियो अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए। कह रहा है कि जीवन का परिचय, जीवन परिचय लिखना है एक किसी लेखक का और एक किसी कवि का। तो लेखक का या कवि का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या शंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों में से कोई 2 याद कर लीजिएगा, इन तीनों में से कोई 2 याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा 5-5 नंबर 10 नंबर फ्री में मिल जाएगा। इसको क्या बताना है, इसको तो आप लोग अपने से याद ही कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको बताने लायक है। चलो अगला प्रश्न बताने लायक है, इसको मैं बता देता हूँ कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया। तो देखो, इस जो प्रश्न पत्र में ना आया 2 श्लोक लिखना है। ठीक है, तो देखो हमने 2 श्लोक लिखा है, ये वाला। ठीक है, हालांकि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया यह आया था, तो यह अगर जो आया था उसी को लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे हमने यह चीज लिख दिया है, यह नहीं ना आया है, इसको तो लिख ही सकते हो। तो एग्जाम में 2 याद करके चलना आपको, कि कोई एक आ जाए तो उसको नहीं लिखना, कोई दूसरा, तो इसलिए 2 हमने लिख दिया है। पहला, बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय, उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। एक
आप लोगों का श्लोक हो गया। दूसरा है कि सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुख भाव भवेत। अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। दोनों दो तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। देखिए 4 प्रश्न दिया है, 2 प्रश्न का उत्तर दे देते हो तो 4 नंबर फ्री में ले जाओगे, फ्री में उठा ले जाओगे, ठीक है। तो चलो कोई 2 दे देता हूं। तो एक में दे देता हूं इसका, वीर वीरेन पूजते, बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, पॉपुलर प्रश्न है। वीर नहीं, वीरा केन पूजते है ना, वीरा केन पूजते। तो देखो वीरा केन पूजते, इसका उत्तर लिखोगे कि वीरा वीरेन पूजते। वीरा केन पूजते, तो इसका हो जाएगा वीरा वीरेन पूजते। इसके बाद एक में इसको दे देता हूं, चंद्रशेखर क आसित। तो चंद्रशेखर क आसित इसका होगा कि चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त चासित, ठीक है। तो 4 नंबर क्लियर हो गया, क्योंकि 4 में से कोई 2 ही करना था तो 2 हमने कर दिया, 4 नंबर मिल गया फ्री में। इसके बाद आता है आप लोगों का निबंध, जो कि 9 नंबर का है। तो निबंध में एक एक करके बताया हूं, कमेंट करना, लेटेस्ट में एक एक करके मैं बता दूंगा, चारों को अलग अलग करके बता दूंगा, 9 नंबर मिल जाएगा। तो देख लो पूरा का पूरा सोल्यूशन हमने करा दिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, पूरा हमने सोल्यूशन करा दिया। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।